Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the concept of pool. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन के सेकंड क्लासिफिकेशन फेडरेशन के बारे में एक डिस्कशन किया था और उसका फर्स्ट टाइप यानी कि फॉर्मल एग्रीमेंट, उसके कॉन्सेप्ट और उसके बेनिफिट्स को भी स्टडी किया था और इसके साथ साथ पूल के एक कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया था। पूल के कॉन्सेप्ट को मैं फिर से आपसे डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में और इसके साथ साथ जो इसका आगे का पार्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट था पूल का? अ पूल इज अ फेडरल कॉम्बिनेशन इन विच द कंबाइनिंग यूनिट्स कोऑपरेट फॉर सम कॉमन मैटर्स एंड रिटेन कंसिडरेबल internal autonomy in the conduct of the business. Except for matters on which they combine, they are free to follow an independent policy. यानी कि पूल क्या है? ये भी एक फेडरल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें जो कंबाइनिंग यूनिट्स होती हैं वो कुछ कॉमन मैटर्स पर कोऑपरेट करती हैं एक दूसरे का, यानी कि जिन पर्टिकुलर कॉमन मैटर्स पर उनके बीच में सहमति बनती है उन कॉमन मैटर्स पर वो कोऑपरेट करते हुए अपने बिजनेस को कंडक्ट करती हैं। इसके साथ साथ ये बिजनेस को कंडक्ट करने के रेफरेंस में इंटरनल ऑटोनॉमी को भी कंसीडर करती हैं, यानी कि कुछ पार्ट इंटरनल ऑटोनॉमी का भी कंसीडर किया जाता है, यानी कि एक्सटर्नल इश्यूज के साथ साथ कुछ पार्ट इंटरनल इश्यूज के भी बिजनेस फर्म्स के इंक्लूड किए जाते हैं और उन पर्टिकुलर मैटर्स पर सारी फर्म्स कोऑपरेट करते हुए चलती हैं। तो हम इस पर्टिकुलर फेडरल कॉम्बिनेशन को पूल का नाम देते हैं। जिन पर्टिकुलर मैटर्स को पूल में इंक्लूड नहीं किया जाता है, यानी कि इंटरनल मैटर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो इंटरनल मैटर्स पूल में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं उन मैटर्स पर ये जो फर्म्स हैं वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए बिल्कुल फ्री होती हैं। तो जिस कॉन्सेप्ट को हम पूल का नाम देते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट ये टर्म जो पूल है ये आई कहां से? इस पूल टर्म को गैम्बलिंग ऑपरेशन से कॉपी किया गया है। गैम्बलिंग के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते समय एक वर्ड आता है पूल। क्या करते हैं इसके अंदर? पूल में जो गैम्बलर्स हैं वो जो भी जिसका स्टेक्स होते हैं या जिसका जितना पार्ट होता है वो क्या करते हैं, वो एक सेंट्रल प्लेस में अपने अमाउंट को कलेक्ट कर देते हैं और वहां उस अमाउंट को पूल कर देते हैं, यानी कि उसको इकट्ठा कर देते हैं। अब गेम ऑन होता है, गेम ऑन होने के बाद फिर जब गेम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उस पर्टिकुलर पूल में से एक स्मॉल पार्ट उस प्रोफेशनल गैम्बलर के पास चला जाता है जो गेम को कंडक्ट कर रहा होता है और जो बाकी का अमाउंट होता है वो मेंबर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है ऑन प्री डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस। तो हम इस कॉन्सेप्ट को पूल का नाम देते हैं। इन द सेम वे इन बिजनेस वर्ल्ड जो कंबाइनिंग यूनिट्स होती हैं वो अपने रिसोर्सेज को पूल कर देती हैं, यानी कि एक सेंट्रल प्लेस पर अपने रिसोर्सेज की पूलिंग करती हैं, जिसमें से जो एक्सपेंसेस हैं उनको डिडक्ट कर दिया जाता है और जो अमाउंट बचती है दैट इज कंट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। जैसा कि गैम्बलिंग के केस में पूलिंग को फॉलो किया गया था, सेम वे में बिजनेस वर्ल्ड में भी कंबाइनिंग यूनिट्स अपने रिसोर्सेज को पूल करने के बाद उसमें से एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है उसको मेंबर्स के बीच में प्री डिसाइडेड कंडीशंस के बेसिस पर कंट्रीब्यूट कर देती हैं। तो हम इसको पूलिंग का नाम देते हैं इसी वजह से। इसके लिए क्या होता है, फॉर दिस पर्पज एक प्रॉपर मशीनरी को अरेंज किया जाता है और ये प्रॉपर मशीनरी क्या देखती है कि जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इस अरेंजमेंट को फॉर्म किया गया है क्या वो ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये काम होता है इस प्रॉपर मशीनरी का। यहां मैंने एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया है और इस डायग्राम में आपको कंप्लीटली दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पूल वर्कआउट करता है। या मैंने सेंटर में एक पूल को फॉर्म किया है, यानी कि एक मशीनरी है जिसको पूल का नेम दिया गया है और जितनी भी कंपनीज है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, ई, एफ और जी, ये सब कंपनीज क्या कर रही हैं, इस पूल में अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करती हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, इनके पूलिंग मेंबर्स हैं।
कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है या कंपनी जी तक, ये सब क्या है, दीज ऑल आर द पूलिंग मेंबर्स। ये क्या कर रहे हैं, वे अपने रिसोर्सेज को एक सेंट्रल प्लेस पर पूल करते हैं और इसमें से एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जो बाकी की अमाउंट होती है उसको इन मेंबर्स के बीच में प्रॉपर्ली डिवाइड कर दिया जाता है आफ्टर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस। तो इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से हम पूल का नाम देते हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ पूल्स। क्या क्या एडवांटेजेस हैं पूल्स के? द वेरी फर्स्ट एडवांटेज ऑफ पूल इज वेरी इजी टू फॉर्म। पूल को फॉर्म करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। क्या करना होता है, जितनी भी कॉम्पीटिंग बिजनेस यूनिट होती हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, वो क्या कर सकती हैं, एक दूसरे के साथ में कॉमन मैटर्स पर कंबाइन हो सकती हैं और कंबाइन होकर वो अपने रिसोर्सेज को पूल करते हुए पूलिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस कर सकती हैं और उसके बेसिस पर कंपटीशन को एलिमिनेट कर सकती हैं, उसको अवॉइड कर सकती हैं। यानी कुल मिला के केवल एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है और इस म्यूचुअल कोऑपरेशन के बेसिस पर पूल के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है। तो इस तरह से बहुत आसानी से पूल को फॉर्म किया जा सकता है। बस एक विलिंगनेस होनी बहुत जरूरी है। अगर फर्म्स के बीच में विलिंगनेस है और वो एक दूसरे पर बहुत भरोसा करती हैं, रिलायबिलिटी है अगर उनकी, तो उस केस में पूल को फॉर्म करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक। सेकेंड वन इज द फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन अंडर विच एडजस्टमेंट्स विद द चेंज सर्कमस्टेंसेस कैन बी इजिली मेड। सबसे बड़ी बात क्या है कि पूल के कॉन्सेप्ट में फ्लेक्सिबिलिटी हाई लेवल की होती है। ये कॉम्बिनेशन, फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन का एक ऐसा फॉर्म है पूल जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। यानी कि अगर सर्कमस्टेंसेस में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होते हैं तो इन चेंजेस के अकॉर्डिंग पूलिंग की पॉलिसी को एडजस्ट किया जा सकता है। मेंबर्स का एक प्रॉपर कंट्रीब्यूशन रहता है इसके अंदर। तो जो भी कंबाइनिंग यूनिट्स हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज के अकॉर्डिंग अपनी पूलिंग की पॉलिसी को प्रॉपर वे में चेंज कर सकती हैं। ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से पॉसिबल होता है। ये इसका सेकंड एडवांटेज है। द थर्ड एडवांटेज इज डज नॉट अफेक्ट द इंटरनल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पूल। पूल में जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं उनके इंटरनल ऑटोनॉमी और उनके ऑपरेशंस की फ्रीडम को ये पूल अफेक्ट नहीं करता है। केवल उन मैटर्स को छोड़कर जिनके रिगार्डिंग इंटरनल इश्यूज को पूल में इंक्लूड किया गया है, उन मैटर्स को छोड़कर बाकी जितने भी मैटर्स हैं, हर मैटर पर ये जो फर्म्स हैं वो अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए बिल्कुल फ्री होती हैं। इनकी इंटरनल ऑटोनॉमी और इनके ऑपरेशंस की फ्रीडम को ये पूल अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये भी इसका एक एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज है facilitate use of the aggregate capital of the members for fulfillment of the common objective। सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मेंबर्स क्या करते हैं, जो एग्रीगेट कैपिटल है उसको प्रॉपरली यूज करते हैं। ये फैसिलिटी पूल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है क्योंकि यहां पर रिसोर्सेज को पूल किया जाता है। जो भी इंडिविजुअल फर्म्स हैं वो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली पूल करती हैं और पूल करने के बाद एक एग्रीगेट कैपिटल फॉर्म होती है और उस एग्रीगेट कैपिटल के बेसिस पर जो पूल के मेंबर्स हैं वो अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं। तो इस तरह से ये फैसिलिटी पूल के हेल्प से मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? द फोर्थ एडवांटेज इज, द नेक्स्ट एडवांटेज इज डज नॉट अफेक्ट द कैपिटलाइजेशन और फाइनेंशियल एबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। कुल मिला के ये जो पूल के मेंबर्स होते हैं उनकी फाइनेंशियल एबिलिटी या उनके कैपिटलाइजेशन को ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग जितने भी रिसोर्सेज उन्हें पूल करने होते हैं, केवल ये उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को पूल करते हैं, बाकी सारे रिसोर्सेज को ये अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये पूल मेंबर्स की फाइनेंशियल एबिलिटी और उनके कैपिटलाइजेशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। क्लियर? द नेक्स्ट एडवांटेज इज मॉडरेट द कंपटीशन
among the members to a large extent। सबसे बड़ी बात होती है कि ये कंपटीशन को मॉडरेट वे में ले जाता है, यानी कि बहुत कम कंपटीशन रह जाता है मेंबर्स के बीच में, और ये भी बहुत एक बड़े लेवल तक कंपटीशन खत्म हो जाता है। यानी जितने भी मेंबर्स हैं, क्योंकि ये अपने रिसोर्सेज को पूल करके कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, तो इसके बेसिस पर जो इनके बीच में कंपटीशन होता है वो बहुत कम रह जाता है, लगभग लगभग ना के बराबर ये कंपटीशन रह जाता है अमंग द पूल मेंबर्स। ये भी एक इसका एडवांटेज रहता है। ये तो बात हो गई एडवांटेजेस ऑफ पूल्स की। अब हम बात करते हैं पूल्स के लिमिटेशंस की। क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं? द फर्स्ट लिमिटेशन इज नॉट अ स्टेबल फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर हम इस पूल के स्टेबिलिटी की बात करें तो ये बहुत स्टेबिलिटी के साथ में फॉर्म नहीं की जाती है, क्योंकि ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट तो है नहीं, केवल और केवल जो एक वॉलंटरी एसोसिएशन है मेंबर्स का, उसके बेसिस पर पूल को फॉर्म किया जाता है। तो पूल में से एग्जिट होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं मेंबर्स के, क्योंकि कोई भी मेंबर जब चाहे तब पूल को छोड़ सकता है और उसके लिए कोई भी कंडीशंस नहीं है बंधे रहने के लिए। तो इसी वजह से इसमें स्टेबिलिटी बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहती है, क्योंकि पूल के मेंबर जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनका इंडिविजुअल बेनिफिट उससे नहीं हो रहा है तो वो क्या करते हैं, वो इस पूल को छोड़ देते हैं। इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मेंटेन नहीं हो पाती है। सेकेंड लिमिटेशन इज अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द कम्युनिटी इन जनरल। क्योंकि जब पूल को फॉर्म किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि ये एक प्रॉपर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, और सप्लाई भी लिमिटेड हो जाती है। तो उस सप्लाई के लिमिटेड होने की वजह से और प्राइस के फिक्स हो जाने की वजह से जो कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट है वो बहुत लार्ज एक्सटेंट तक अफेक्ट होता है। तो एक तरीके से इनकी मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और ये जिस प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं उसी प्राइस पर सेल करते हैं, और जितनी सप्लाई प्रोवाइड करना चाहते हैं उतनी ही सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो इससे जो कंज्यूमर है उनका इंटरेस्ट अफेक्ट होता है, और टोटल वे में अगर देखा जाए तो जो कम्युनिटी है उस पर भी इसका प्रॉपर अफेक्ट पड़ता है, यानी कि उनके इंटरेस्ट को प्रॉपर प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता अगर इनका पूलिंग प्रॉपर वे में वर्क करता है उस केस में। ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। द थर्ड वन इज द मे लीड टू वर्चुअल मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। जैसे सेकंड पॉइंट में मैंने डिस्कस किया था, तो ये क्या करते हैं, जब पूलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल तक इंप्लीमेंट हो जाता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो ये एक तरीके से वर्चुअल मोनोपोली की कंडीशन को क्रिएट कर देता है, और पावर और वेल्थ का कंसंट्रेशन कुछ लोगों के पास रह जाता है। यानी कि जो पावर है, जो वेल्थ है, वो फ्यू हैंड्स में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, और वो क्या करते हैं, उसका गलत तरीके से फायदा उठाते हैं, एडवांटेज उठाते हैं, जैसे कि सोसाइटी का, कंज्यूमर्स का और कंप्लीट कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज मे एनकरेज इन एफिशिएंट यूनिट्स टू थ्राइव। ये जब पूलिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है तो इससे क्या होता है, जो इनएफिशिएंट यूनिट्स हैं वो भी इनके साथ में बनी रहती हैं, और जब इनएफिशिएंट यूनिट्स पूल में मेंबर्स बनी रहती हैं तो इनके वजह से जो टोटल ऑपरेशंस हैं उनकी एफिशिएंसी पर कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ता है, क्योंकि इनएफिशिएंट यूनिट्स को मेंबर के रूप में जोड़ना इनकी मजूरी बन जाती है अगर ये कंप्लीट पूल को डेवलप करना चाहते हैं, और उसकी वजह से जो पूलिंग का कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो एफिशिएंट वे में अचीव नहीं हो पाता है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ पूल्स। ओके, थैंक यू।